हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में अधिगमन की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जब कोई बच्चा घर में या स्कूल में या किसी भी इन्वायरमेंट में सीखने की कोशिश करता है तो उसे सीखने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उसे हम किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी आखिरकार होती क्या है। अगर हम इसे सीधे समझें तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ नहीं पाता, अगर वो कुछ लिख रहा है तो वो लिख नहीं पाता, अगर कोई उसे समझा रहा है तो वो अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब क्या होती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग academic skills, understanding, speaking, reading, writing, reasoning, or motor coordination. Such disorders appear in earlier childhood before the age of 18। मतलब जो सीखने की अक्षमता है वो हमें सीखने में परेशानी करती है। स्कूल यानी अकादमिक कौशल यानी स्कूल में जो भी आपके क्रियाकलाप होते हैं उसमें परेशानी होती है, वो समझने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, पढ़ने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है किसी प्रकार की, या किसी भी तर्क मोटर्स में मतलब कि चलने में हो सकता है थोड़ा उसमें क्या हो, दिव्यांगता हो, तो इसमें भी वो परेशानी होती है। इस प्रकार के विकार जो होते हैं वो 18 साल की उम्र से पहले ही हमको दिखाई देने लगते हैं। मतलब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसे हम नहीं सीख पाते हैं तो उसी को नाम होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, यानी अधिगमन की अक्षमता के प्रकार के। यानी अगर कोई बच्चा लर्निंग कर रहा है यानी वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है या हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे किस किस प्रकार की अक्षमताएं यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन डिसेबिलिटीज़ को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला है डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी विकार, दूसरा है डिसग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार, तीसरा है डिसकैलकुलिया यानी गणन संबंधी विकार, चौथा है डिस्मॉर्फिया यानी शारीरिक बनावट संबंधी विकार, अगला है डिसफेसिया यानी भाषा से संबंधित विकार, अगला है डिसपैराक्सिया यानी शारीरिक संबंधित विकार, अगला है डिस्थेमा यानी तनाव संबंधी विकार, अगला है ADHD ध्यान अभाव सक्रियता विकार। ठीक है, चलिए आइए इन्हें बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी विकार होता क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस डिसेबिलिटीज़ में बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है। अगर आप उसे कोई किताब देते हैं और पढ़ने को कहते हैं तो वो उसे सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो डिसेबिलिटीज़ है बच्चे में वो कौन सी है? डिसलेक्सिया। अगर कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब उसमें उत्पन्न होने वाली जो डिसेबिलिटीज़ है या उसकी जो डिसेबिलिटीज़ है उस बच्चे की, वो किस नाम से जानी जाएगी? डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू रीड, स्पेल, राइट एंड स्पीक। ठीक है, यानी डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जो आपके पढ़ने, वर्तनी, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, आप उसकी वर्तनी सही से नहीं कर पाएंगे, आप उसे लिख नहीं पाएंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कहाँ से, और अगर आप बोलने की बात करेंगे तो आप बोल भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको पढ़ने में भी आसानी होती है तो इस प्रकार की डिसलेक्सिया को का नाम क्या होता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का नाम होता है डिसलेक्सिया। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि देयर इज़ नो सिंगल टेस्ट दैट कैन डायग्नोज डिसलेक्सिया को सही करने का कोई भी डायग्नोज यानी कोई भी तरीका नहीं होता है, ये समय के साथ ही ठीक होता है। देखो, इस तरीके से सारी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, उसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं। जैसे कि बाजार गए, दवाई ले ली या कोई भी एक्सरसाइज करी, वो ठीक नहीं होने वाला है। इसके लिए ये बहुत टाइम लगाता है, धीरे धीरे ही बार बार प्रैक्टिस के बाद ही ये चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरी डिसेबिलिटीज़ की, जिसका नाम है डिसग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार। अगर हम लेखन संबंधी विकार कहें तो यहाँ भी नाम से समझ में आता है कि बच्चे को लिखने में बहुत परेशानी होती है। अगर बच्चे को आप लिखने को दोगे तो वो गलत लिख देगा। ठीक है, तो इस केस में हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिसग्राफिया मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फॉर्म लेटर इन राइटिंग। यानी डिसग्राफिया किसी व्यक्ति के लिए लिखित में पत्र बनाना मुश्किल बना देता है। मतलब कि कोई भी अगर बच्चा
या कोई भी लर्नर कुछ चीज़ लिख रहा है तो लिखते लिखते ये भूल जाता है कि इसे लिखे क्या। जैसे अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो वो बी को डी लिख देता है, वो समझ नहीं पाता कि बी कहाँ लिखना है, या डी को वो बी लिख देता है, पी को क्यू लिख देता है, या वॉच को 100 लिख देता है। यानी वो समझता है कि मैं बी लिख रहा हूँ लेकिन वो डी लिख देता है, वो सोचता है मैं डी लिख रहा हूँ लेकिन वो बी लिख देता है। तो इस तरीके से अगर उसे लिखने में परेशानी आ रही है तो उसे हम कहते हैं कि इस प्रकार की डिसेबिलिटी जो उसे हुई है वो है डिस्ग्राफिया। ओके ओके, नेक्स्ट आप बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है डिसकैलकुलिया यानी गणन संबंधी विकार। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें गणित में परेशानी होती है। गणित में परेशानी का मतलब है कि बच्चे को जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भागा यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना या किसी भी प्रकार की मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में वो परेशानी करता है, यानी वो सही सही से उसे नहीं कर सकता। अगर हम इसे डिफाइन करें तो डिसकैलकुलिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर that disputes a person's ability to understand numbers and math related concept। डिस्कैलकुलिया एक सीखने का विकार है जो किसी व्यक्ति की संख्याओं और गणित से संबंधित अवधारणाओं को समझने की क्षमता को बाधित करता है। मतलब वो अच्छी तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या गणित से संबंधित कोई भी गणना करने में को असफल रहता है, ठीक है, और उसे बार बार इसे करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्मॉर्फिया की। डिस्मॉर्फिया यानी शारीरिक बनावट संबंधी विकार। अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा है मॉर्फ, MORPH। तो मॉर्फ का मतलब होता है रूप, यानी बच्चा रूप नहीं पहचान पाता। यानी अगर आप उसे एक चीज़ दिखाओगे तो उसे लगेगा उसी की, जैसे अगर आपको दूसरी चीज़ दिखाओगे जो कि भिन्न हो तो उसे नहीं पहचान पाएगा, यानी रूपों को नहीं पहचान सकता। यानी इस स्थिति में अगर हम बात समझने की कोशिश करें तो दो समान लेकिन अलग अलग वस्तु को वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई टू सिमिलर बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी को डिस्मॉर्फिया हुआ है यानी डिसेबिलिटीज है उसके अंदर डिस्मॉर्फिया की, तो वो दो वस्तुओं में जो कि दिखती तो समान है लेकिन होती अलग है। इसे कैसे समझ सकते हैं? अगर हम एक काली गाय और काली भैंस लें तो दोनों दिखने में काली हैं लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को कहोगे कि बच्चे ये काली गाय है, उसे आप काली गाय दिखाओगे और रास्ते में उसे अगर भैंस दिखाई देगी तो वो कहेगा कि ये गाय है। ओके, इसी तरीके से अगर आपने किसी बच्चे को पहली बार मुर्गी दिखाई है जो कि साइज में छोटी होती है आपको पता है, और उसके बाद उसे शुतुरमुर्ग दिखाएंगे तो उसे लगेगा कि ये बड़ी मुर्गी है। तो इस तरीके से वो मुर्गी और शुतुरमुर्ग के बीच में भी अंतर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटीज के लिए आती है डिस्मॉर्फिया। आपको यहाँ पर मॉर्फिया को याद रखना होगा कि मॉर्फ का मतलब होता है स्वरूप, वो दो चीज अलग अलग वस्तुओं को वर्गीकृत नहीं कर पाता। आइए अब बात करते हैं पांचवी डिसेबिलिटीज के बारे में जिसका नाम है डिस्फेजिया। ठीक है, देखो डिस्फेजिया क्या होती है, इसे कहते हैं भाषा संबंधित विकार। इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाषा के उत्पादन में हानि होती है, बोलने में समस्या होती है, इम्पार्टमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्पीकिंग। यानी इस डिसेबिलिटीज में बच्चा जो है सही से बोल नहीं पाता, ठीक है, तो उसके शब्द जो हैं वो अटक जाते हैं या बोलते बोलते वो शब्दों को गायब कर देता है। तो इस तरीके की जो डिसेबिलिटीज है उसे हम बोलते हैं डिस्फेसिया। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं छठी डिसेबिलिटीज की जिसका नाम है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया का मतलब है शारीरिक संबंधित विकार। ठीक है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस वक्त जो बच्चा है वो अपने मस्तिष्क के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। शारीरिक संबंधित विकार का मतलब ये नहीं है कि उसमें दिव्यांगता है, ठीक है, वो अलग टाइप की डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटीज है। आपका शारीरिक संबंधित विकार है कि उसका दिमाग और उसका शरीर आपस में मेल नहीं खा रहे। उसका दिमाग कुछ और कर रहा है और वो सोच कर रहा है, जैसे किसी चीज को देखा है तो देखते देखते वो खो गया ऐसे। ठीक है, अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्प्रैक्सिया एक मस्तिष्क आधारित तालमेल विकार है। यह ठीक और सकल कौशल, योजना और समन्वय को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? समन्वय। इसका मतलब है कि डिस्पैरेक्सिया इज अ ब्रेन बेस्ड मोटर डिसऑर्डर। इट अफेक्ट्स फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, मोटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब आप जानते हैं कि यार कहते नहीं कि इसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे मान के चलो आप किसी बच्चे को बॉल कैच करने को कहोगे तो वो बॉल को कहीं और देखेगा कि बॉल उधर देखेगा और हाथ कहीं और को कर देगा। ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से अपने शरीर और अपने मस्तिष्क का तालमेल नहीं बैठा पाता है। ओके, इसमें आपको
ये ध्यान देना है कि बच्चा दिव्यांग नहीं है, ठीक है। डिस्पैरेक्सिया वाली डिसेबिलिटीज में बच्चा आपका दिव्यांग नहीं है, उसे बस अपने दिमाग और अपने शरीर के बीच में संपर्क करने में परेशानी हो रही है। क्लियर है ना? तो कि वो अपने दिमाग और शरीर को एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा है। अगला है डिस्थीमिया। देखो, डिस्थीमिया यानी तनाव संबंधित विकार, तो आपको तनाव संबंधित विकार आपके समझ में आ रहा होगा कि बच्चा इसमें क्या रहता है, तनाव में ही रहता है। बच्चा हमेशा डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद बोलते हैं, में रहता है और कुछ भी पूरी तरीके से नहीं सीख पाता। द चाइल्ड इज ऑलवेज इन डिप्रेशन एंड डज नॉट लर्न एनीथिंग कंप्लीटली। बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है, जैसे पढ़ रहा है तो पेपर होने वाले हैं, पेपर में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। अगर वो पढ़ रहा है तो सोच में रहेगा कि काम पूरा नहीं हो रहा, काम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हमेशा उसके दिमाग में किसी ना किसी बात का टेंशन रहेगा, पढ़ने का टेंशन रहेगा, पेपरों का टेंशन रहेगा, जबकि टाइम बहुत होगा लेकिन वो तनाव में रहेगा, वो तनाव से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता। उसके मन में हमेशा ऐसी बात आएंगी कि ये होगा नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से बच्चा तनाव में रहेगा। बस आपको इसमें तनाव शब्द का याद रखना है कि अगर तनाव से संबंधित आपको नजर आता है तो 100% उस डिसेबिलिटीज का नाम है डिस्थीमिया। ओके, अगली बात हम बात करते हैं ADHD, जो कि एक इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटीज है, जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा आती है, जिसे हम फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। देखो, अटेंशन भी है, ध्यान भी दे रहा, हाइपर एक्टिव बहुत ही एक्टिव है, ठीक है, और डिफेक्टिव भी है। इसका मतलब है कि बच्चा बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेज सीखना चाहता है। इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ADHD बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंट, यानी जिसको हम तंत्रिक विकासात्मक विकार कहते हैं, उनमें से एक है। यह आमतौर पर बचपन में पहली बार निदान किया जाता है और अक्सर अवस्था में रहता है। ADHD वाले बच्चे को ध्यान देने, आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। परिणाम क्या होता है, इसके बारे में सोचे बिना वो कार्य करते हैं और वो बहुत ही अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ADHD is one of the most common neurodevelopment ADHD is one of the most common neurodevelopmental disorder of childhood. It is usually first diagnosed in childhood and often lasts into adulthood. Children with ADHD may have trouble paying attention, controlling impulsion behaviors, may act without thinking about what the result will be, और बी ओवरली एक्टिव। अगर किसी बच्चे में ADHD डिसेबिलिटीज दिखाई देती है तो आप इसे सीधे ऐसे समझ सकते हो कि बच्चा बहुत एक्टिव है। जैसे अगर आप उसे कुछ बताओगे तो अचानक वो खड़े होकर कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। और अगर वो पढ़ाओगे तो वो कुछ और हाई लेवल का सोचने लगेगा। मान के चलो आप एक छोटे से 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो लाइट के बारे में, अचानक उसके बारे में ऐसे मन में ऐसे क्वेश्चन उतारेंगे कि जैसे कि वो 12th लेवल का पूछने लग गया, यानी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, वो बहुत ही जिज्ञासु होगा। अब बताओ बताओ, तो पहले बोलने लगेगा कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक खत्म होने से पहले सर अब ऐसा होगा तो क्या होगा, जबकि वो अगला टॉपिक है, वो कहे सर ये क्या हो रहा, बहुत ही एक्टिव। अचानक वो सोच में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वो सोचने वाला होगा। क्लियर है ना, कि वो उसी बारे में बहुत डीप सोचता है, बहुत ज़्यादा जानना चाहता है, और वो किसी परिणाम के होने से पहले, कि अगर उसे पता है कि अभी होगा ये बताएंगे, लेकिन वो फटाफट जानना चाहता है। तो मतलब वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्लियर है, यहाँ पर एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, सर ये क्या होगा, फटाफट, जैसे बच्चे होते हैं ना, अच्छा ऐसा, मतलब क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग करने वाले होते हैं। क्लियर हो गया ना, और वो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने में देरी नहीं करते, ठीक है। वो सोचते ही नहीं है कि ये करना है, बस वो कर देते हैं, ठीक है। बाद में होता है अरे यार ये क्या कर दिया करके, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ADHD, यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बस आपको इतना याद रखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, वो बहुत ज़्यादा तरह से जानना चाहता है, जिससे कारण वो क्लास में क्या करता है कि बार बार आपको अफेक्ट करेगा कि सर पढ़ाते पढ़ाते वो फटाफट, सर ये भी होगा क्या होगा, सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बार बार वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। ओके, तो इसे हम और समझते हैं कि अ चाइल्ड विथ ADHD माइट बी, यानी ADHD वाले बच्चे में क्या हो सकता है।
ठीक है, कैसे समझेंगे? वो डे ड्रीम अ लॉट, वो बहुत अधिक सोचने वाला हो सकता है कि वो किसी चीज़ को अगर आप बताओगे बहुत ज़्यादा सोचेगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ऐसे। जैसे अगर मान के चलो आप लाइट के बारे में बात करोगे तो फिर सब चीज़ सोचने लगेगा कि सन से भी आती है, मून से भी आती है, स्टार से आती है तो कहाँ से आती है। अचानक वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करेगा। फॉरगेट और लॉस्ट थिंग अ लॉट, वो बहुत अधिक भूलने या खोने वाला होगा। अगर आप उसे पढ़ाओगे तो हो सकता है वो जल्दी भूल भी जाए। और टॉक टू मच, वो बहुत अधिक बोलने वाला होता है, बातों नहीं कहते हैं जिसको ना, वो बात करने वाला होता है कि बार बार क्वेश्चनिंग, फिर ये करना वो करना। मेक केयरलेस मिस्टेक और टेक अननेसेसरी रिस्क, वो लापरवाह गलतियां करना या अनावश्यक जोखिम उठाना। ठीक है, वो लापरवाह गलतियां करना या अनावश्यक जोखिम उठाने वाला हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा गलतियां करेगा, ज़बरदस्ती आप बता भी दोगे लेकिन उसकी एक्टिवनेस इतनी ज़्यादा होगी कि बार बार वो गलती करेगा। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन कर रहा तो बहुत तेज़ी से, बहुत आत्मविश्वास जैसा होगा। ठीक है, और ज़बरदस्ती के रिस्क लेने वाला होगा। हैव डिफिकल्टी गेटिंग अलोंग विथ अदर्स, दूसरे के साथ घुलने मिलने में उसे कठिनाई होती है क्योंकि वो दूसरों को अच्छी तरह समझ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसे लगता है कि बाकी जो है वो कम एक्टिव है। ओके, अब हम इसे एक बार में जितनी भी डिसेबिलिटीज सीखी हैं यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, उन्हें एक ही बार में हम देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर मैंने 8 के 8 डिसेबिलिटीज लिखी हुई हैं। अब सीधे समझिए कि डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ने में परेशानी होती है। अगर उसे पढ़ने में परेशानी होती है तो 100% वो किस डिसेबिलिटीज है, उसे कौन सी डिसेबिलिटीज है? इसे है डिसलेक्सिया। अगर उसे लिखने में परेशानी होती है तो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। अगर वो गणितीय कैलकुलेशन नहीं कर पाता, इसका मतलब उसे है डिसकैलकुलिया। अगर वो दो चीजों को नहीं पहचान पाता, ठीक है, शारीरिक बनावट संबंधी विकार का मतलब क्या हुआ कि वो लिखने में, यानी हम ये समझते हैं कि शारीरिक बनावट, अगर मुर्गे को वो शतुरमुर्ग देख रहा है, ठीक है, काली गाय को उसे भैंस लग रहा है, तो इसका मतलब उसे हुआ है डिसमॉर्फिया। इसकी डिसेबिलिटीज का नाम है डिसमॉर्फिया। अगर वो बोल नहीं पा रहा है, यानी अच्छी तरीके से भाषा में परेशानी है कि उसके बोलते बोलते वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, पढ़ना और बोलना ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो बोलने में परेशानी हो रही है तो भाषा से संबंधित विकार है तो 100% से है डिस्फेजिया। अगर हम बात करें डिस्पैरेक्सिया, तो डिस्पैरेक्सिया में क्या होता है, याद है आपको? डिस्पैरेक्सिया में बच्चा जो है अपने मस्तिष्क और अपने शरीर में कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे कि अगर आप उसे कैच फेंकोगे, कैच करने को दोगे तो बॉल देखेगा कहीं और को और हाथ कहीं और को कर देगा। ठीक है, तो इसमें उससे शारीरिक यानी मानसिक और शरीर के संबंध में, मानसिक और शरीर में क्या कहे कोऑर्डिनेशन करने में परेशानी होती है। अगला है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहेगा। बस अगर आपको बच्चा लगता है कि टेंशन में है, इसका मतलब उसे जो डिसेबिलिटीज हुई है वो है डिस्थेमा। और ADHD जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, वो दूसरों से कम घुल मिल पाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, लापरवाह होता है, बहुत ज़्यादा गलतियां भी करने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 के 8 लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार देखिए और आपको ये जरूर आएगा और पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ओके, मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।